जय हिंद। वेलकम टू अनरीड फिजिक्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है गति एवं दूरियों का मापन, यानी कि मेजरमेंट ऑफ स्पीड एंड डिस्टेंस। दोस्तों, यह JCERT बुक का चैप्टर नंबर 11 है, पार्ट 11 है, जिसमें हमें गति और दूरियों का मापन के बारे में बताया गया है। तो JCERT जो बुक है वो अपने आप में एक बहुत ही मज़ेदार बुक है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ों को कहानी के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है, समझाया जाता है। तो चलिए, पहला जो कहानी है वो ये है कि कक्षा लगा हुआ है और बच्चे गर्मी की छुट्टी के बाद पहला दिन क्लास में आए हुए हैं और बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। गर्मी छुट्टी में किस तरह से मज़े किए हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किसकी सहायता से गए हैं, वही सब बातें यहाँ पर चर्चा किए जा रहे हैं। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है कि कक्षा के सभी बच्चों के बीच ग्रीष्मावकाश में भ्रमण किए गए स्थानों के बारे में चर्चा हो रही थी। एक छात्र ने अपने पैतृक गांव पहले रेलगाड़ी से, फिर कार से और अंत में रिक्शा का उपयोग करके गया था। यहाँ पर बता रहा है एक लड़का कि वह अपना पैतृक गांव गया था जहाँ उनके दादा दादी रहते हैं। वहाँ पर सबसे पहले जाने के लिए उन्होंने रेल का इस्तेमाल किया, फिर कार का उपयोग किया और अंत में रिक्शा का उपयोग करके उस पैतृक गांव में, अपना पैतृक गांव में पहुंचा था। एक अन्य बच्चा जो था, उन्होंने बताया कि अवकाश के अनेक दिन अपने नाना जी के नाव में सैर करके व्यतीत किए थे। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि ये सब परिवहन के विभिन्न साधन है। परिवहन के साधन कौन कौन सा है जिसकी सहायता से वे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए थे। जैसे ये जो अपना पैतृक गांव जो बच्चा जा रहा था, सर्वप्रथम उन्होंने रेलगाड़ी का उपयोग किया, फिर एक कार का उपयोग किया और अंत में रिक्शा का उपयोग करके अपना पैतृक गांव वो पहुंचा था। दूसरा बच्चा मज़ा कहाँ कर रहा था? अपने नाना जी के नाव पर। तो ये जो नाव हो गया, रिक्शा हो गया, रेलगाड़ी हो गया, कार हो गया, ये क्या है? विभिन्न प्रकार की आपका परिवहन के विभिन्न साधन हैं। आगे हम लोग बात करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने अंतरिक्ष यान के बारे में सुना है? बताइए, अगर सुना है तो। उसके बाद बोल रहा है कि इसका उपयोग कब किया जाता है, और अगर इसका उपयोग आपको पता है तो वो भी आप बता सकते हैं। उसके बाद बोलता है क्या इन सब से गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लगे समय में अंतर होता है? जी होता है, बिल्कुल अंतर होता है। आप एक साइकिल से जाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, मोटरसाइकिल से जाएंगे तो थोड़ा कम समय लगेगा, कार से जाएंगे तो थोड़ा और कम समय लगेगा, रेलगाड़ी से जाएंगे तो और कम समय लगेगा, और आप अगर अंतरिक्ष यान जैसे हवाई जहाज का प्रयोग कर लिए तो और कम समय लगेगा। तो सबका समय जो है वो कम लगता है। बोलता है कि आइए सबसे पहले यह जाने कि प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाते थे। तो प्राचीन काल में हम लोग चलते हैं, जहाँ पर हम लोग यातायात की कहानी पढ़ेंगे प्राचीन काल के लोगों का। कहता है कि प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा पैदल करते थे। पहले आज की तरह विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधन नहीं हुआ करते थे, ना साइकिल, ना मोटरसाइकिल, ना कार, ना रेलगाड़ी, ना हवाई जहाज, ना पानी जहाज, कुछ नहीं रहा करता था। उस समय लोग क्या करते थे? पैदल ही यात्रा किया करते थे। ठीक है, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। उसके बाद आज जिस तरह से हम लोग सामान को सूटकेस में या फिर डिक्की में डाल के ले करके जाते हैं, पहले वैसा नहीं था। पहले वो अपना सामान को अपने पीठ पर लाद करके ले जाया करते थे। आज जल मार्ग के ऊपर एक से एक शानदार पुल का निर्माण किया गया है, लेकिन उस समय वैसा नहीं था। जल मार्ग जो था वो नाव से पार किया जाता था। ठीक है, जल मार्ग से परिवहन के लिए नाव का उपयोग किया जाता था। आज तो जल मार्ग है तो उसके ऊपर पुल बना दिया गया है, या फिर एक से एक बढ़कर पानी जहाज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहले वैसा नहीं था। पहले नाव बनाया जाता था, और नाव भी लकड़ी से बनाया जाता था। लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव बना लिया जाता था। नाव की आकृति इस प्रकार से रहता था जैसे वह कोई जलीय जीव हो, जलीय जीव के जैसा वो दिखाई देता था जो नाव बनाया जाता था। ठीक है, आइए आगे की बात, कहानी हम लोग पढ़ते हैं। बोलता है पहिए के आविष्कार ने यातायात को एक सुगम बना दिया था। ठीक है, पहिए का आविष्कार जब हुआ तो यातायात को सुगम बना दिया, आसान बना दिया था। पहियों पर चलने वाले वाहनों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, पहिया बना, फिर उसके बाद उसको खींचने के लिए पशुओं का, जानवरों का उपयोग किया जाने लगा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भी लोग परिवहन के लिए पशु शक्ति पर ही निर्भर थे। 19वीं शताब्दी का बात किया जा रहा है, 19th सेंचुरी का, जिसमें भी परिवहन का जो मुख्य साधन था वो था क्या? पशु शक्ति। पशु ही परिवहन को खींच करके आगे ले जाया करता था। ठीक है, आगे बोलता है
कि वाष्प इंजन के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। वाष्प इंजन बना, ठीक है, वाष्प इंजन बना तो वो वाष्प से चलने लगा, तो यातायात का जो प्रणाली था वो अत्यंत महत्वपूर्ण उसमें परिवर्तन हो गया। उसके वाष्प इंजन से चलित सवारी गाड़ियों तथा माल गाड़ियों के डिब्बों के लिए रेल की पटरियां का निर्माण किया गया। वाष्प इंजन आपने सुना होगा कि रेलगाड़ी जो सर्वप्रथम बना था वो वाष्प से चलता था, वेपर से चलता था, ठीक है। तो वही चीज़ें देखिए, यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस दिखाया हुआ है यातायात का। तो पहला जो इमेज है वो है आपका साइकिल, जो आप भी चलाए हैं। एरोप्लेन, जिसमें आप शायद बैठे होंगे, ये पानी जहाज है। उसके बाद ये बैलगाड़ी है। तो ये सब क्या है, परिवहन के साधन है। ये फिर बस है आपका, और नीचे आपका रेलगाड़ी दिखाया हुआ है। रेलगाड़ी देख सकते हैं यहाँ पर नीचे में रेलगाड़ी है। तो ये सब क्या है, यातायात के साधन है या परिवहन के साधन है। इसके पश्चात स्वचालित वाहन का उपयोग शुरू हुआ। स्वचालित जैसे ऊपर में जो दिखाया हुआ है, रेलगाड़ी या फिर हवाई जहाज या फिर स्वतः चलने वाला। जैसे पहले क्या था, शुरुआत में जानवरों की सहायता से चलता था, फिर खुद चलने लगा पेट्रोल डीजल की सहायता से, ठीक है। आगे बात करते हैं, मोटर से चलने वाली नाव और जहाज भी चलने लगे, ठीक है। मोटर से चलने वाली नाव और जहाज भी चलने लगे, ठीक है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में वायुयान का विकास हुआ। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में ही क्या आ गया था, वायुयान का विकास हो गया था। उन्हें यात्री तथा सामान ले जाने योग्य बनाया गया था। विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल, परावर्धनिक यानी कि सुपरसोनिक वायुयान तथा अंतरिक्ष यान को जहां इससे यात्रा करना आसान हो गया, वहीं कम समय में ज़्यादा दूर तय भी करने लगा। अब जैसे जैसे साइंस विकास किया, जैसे जैसे स्वचालित वाहन का निर्माण हुआ, विद्युत रेलगाड़ी यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रेन बन गया, एकल रेलगाड़ी बन गया, वायुयान, अंतरिक्ष यान, तो क्या हुआ कि दूरी है वो धीरे धीरे कम होने लगा, ठीक है। इसके बाद बोलता है कि आपके द्वारा तय की गई दूरी की माप एवं मेज की लंबाई की माप, ठीक है। आपके द्वारा तय की गई दूरी की माप एवं मेज की लंबाई की माप अभी यहाँ पर करके दिखाएगा। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यू एंड मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ ए टेबल। आगे देखते हैं, कहता है कि लोग यह कैसे पता लगाते थे कि उन्होंने कितनी दूरी तय किया। पहले प्राचीन काल में लोग पैदल चलते थे, तो कैसे पता लगाते थे कि कितना दूरी उन्होंने चला। कोई छात्र यह कैसे पता लगाएगा कि अपने स्कूल तक की दूरी पैदल चलकर तय कर सकता है या स्कूल पहुंचने के लिए उसे बस अथवा रिक्शा की आवश्यकता होगी। अब दूरी कम होगा तो पैदल चल लेगा, और दूरी ज़्यादा होगा तो उसको वाहनों का उपयोग करना होगा। लेकिन दूरी पता रहना चाहिए, कम है कि ज़्यादा है, तो उसका मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेजरमेंट जरूरी है, मापन जरूरी है। किसी स्थान की दूरी की जानकारी महत्वपूर्ण होती है ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि वहां पहुंचने के लिए कैसे जाया जाए, ठीक है। पैदल चलकर, रिक्शा से या बस से, रेलगाड़ी से अथवा वायुयान का उपयोग से, ठीक है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी लंबाई अथवा चौड़ाई का ज्ञात होना आवश्यक होता है। साक्षी तथा आदित्य की कक्षा के कमरे में बड़े बड़े मेज हैं जिन पर दो दो विद्यार्थी बैठते हैं, ठीक है। दो दो विद्यार्थी बैठते हैं, मेज का बात किया जा रहा है। साक्षी और आदित्य एक मेज के सामने साथ साथ बैठते हैं। प्रायः उनमें से इस बात को लेकर झगड़ा होता रहता है कि उनका दूसरा साथी मेज के अधिक भाग का उपयोग करता है, ठीक है। हाँ, बैठने के लिए जैसे हम लोग भी बैठा करते थे स्कूल में, तो इस तरह का एक डेस्क लगा हुआ रहता था, ठीक है। इसमें दो बच्चा बैठना रहता है, तो एक यहाँ एक यहाँ। अब क्या करेगा, एक जो थोड़ा सा चालाक रहेगा वो यहाँ से खिसक के यहाँ पर आ जाएगा, इधर अपना बैग वगैरह रख देगा, तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा। ये कम जगह में बैठा हुआ है, ये ज़्यादा जगह में बैठा हुआ है, तो इसका लंबाई को माप करके हम लोग आधे इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो मेजरमेंट जरूरी है इसीलिए। तो शिक्षक ने क्या सलाह दिया, शिक्षक ने कहा कि उन्होंने मेज की लंबाई मापने का निश्चय किया। मेज का लंबाई क्या करेगा, अब मेजर करेगा, मापेगा। मेज के ठीक बीचों बीच एक चिन्ह बनाया तथा मेज को दो बराबर भागों में विभाजित करने
के लिए एक रेखा खींची। ये दोनों ही अपने मित्र के साथ क्रिकेट खेलने के शौकीन थे और आदित्य तो सदैव अपने साथ विकेट एवं गिल्ली रखता था। ठीक है, विकेट जो रहता है, ठीक है, आप क्रिकेट देखे होंगे तो पता होगा, विकेट ये होता है और गिल्ली उसके ऊपर में जो लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो दोनों का उपयोग करके वो माप रहा है। तो यहाँ पर क्या पता चला कि ये जो मेज है वो 2 विकेट और 2 गिल्ली बराबर था। तो यहाँ 1 गिल्ली कैसे हो गया? अच्छा देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। बोलता है उन्होंने गिल्ली और विकेट का उपयोग करके मेज की लंबाई मापने का प्रयास कैसे किया। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहता है कि ऐसा लगता है कि मेज की लंबाई 2 विकेट की लंबाई तथा 2 गिल्लियों के बराबर है। ठीक है, 2 विकेट और 2 गिल्ली के बराबर है। ठीक, वही चीज़ तो हमने पढ़ा था, तो मुझे याद था। उसके बाद बोलता है कि मेज के बीच में रेखा खींचने पर दोनों प्रसन्न हो गए। ठीक है, गिल्लियों की लंबाई के ऐसा लगता है कि मेज की लंबाई 2 विकेट की लंबाई तथा 2 गिल्लियों की लंबाई के योग के बराबर है। मेज के बीच में रेखा खींचकर, हाँ अब देखिए, एक मेज है, अगर 1 विकेट इधर से, 1 गिल्ली इधर से, 1 विकेट इधर से और 1 गिल्ली इधर से, तो यहाँ पर बीच बन जाएगा और यहाँ पर एक चिन्ह लगा दिया जाएगा, जिससे दोनों बहुत खुश हो गए। ठीक है, आधे आध मेज को बांट दिया गया, जिसमें मेज का आधा भाग लंबाई में 1 विकेट और 1 गिल्ली की लंबाई के बराबर था। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाई और दूसरी वस्तुओं की मापने की आवश्यकता होती है। बढ़ई किसी अलमारी की लंबाई तथा चौड़ाई इसलिए मापता है ताकि वह यह जान सके कि इस अलमारी में के कितने दरवाजे को बनाने के लिए कितनी लकड़ियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, जो बढ़ई होता है वो दरवाज़ा मापने के लिए, अलमारी बनाने के लिए उसका मेजरमेंट करता है, ताकि उसमें कितने दरवाज़ा लग सके वो अच्छा से वो बता सके, जान सके और इजीली काम को कर सके। यदि आप से पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है, हाइट, आपका हाइट कितना है, तो वो पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? तब आप एक ऐसी सरल रेखा की लंबाई बताएंगे जो आपके पैर की एड़ी से आपके सिर तक की रेखीय लंबाई के बराबर हो। ठीक है, यह कमरा कितना बड़ा है, रांची से पटना कितनी दूर है, पृथ्वी से चांद की दूरी कितनी है, इन सभी प्रश्नों में एक ही बात समान है कि ये सभी 2 वस्तुओं के बीच की दूरी से संबंधित है। आपका लंबाई आपको पूछ दिया जाएगा, आप यहाँ है इस तरह से गोलू मोलू, तो आप क्या करेंगे, एक रस्सी लेंगे और बताएंगे कि आपकी लंबाई इतना है। स्केल से आप, या फिर उसको क्या बोलते हैं, नापने वाला जो आता है, उससे आप लंबाई माप सकते हैं। बोल सकते हैं कि आपका 135 सेंटीमीटर है, 165 सेंटीमीटर है, तो आप नाप करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर दूरी का मापन करने के लिए देखिए कितना मस्त मस्त कहानी JCERT में दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आगे की कहानी।